आज हम बात कर रहे हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म 6 मार्च सन 1508 ईस्वी में काबुल, जो अफगानिस्तान में है, वहां हुआ। इनके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बिगे बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, माह चूचक, मिहे जान, शहजादी खानम, ये सारी इनकी पत्नियां थी और भी पत्नियों के नाम मिलते थे। बच्चे खुद अकबर, मिर्जा मोहम्मद हाकिम, पुत्री अकीके बेगम, बख्शी बानो बेगम, बख्तुन्निसा बेगम, ये सारे इनके बच्चे थे और भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। और ये सेकंड सम्राट थे मुगल एम्पायर के। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों कामरान, अक्सरी और हिंदाल इनमें सबसे बड़े थे। हुमायूं बचपन से ही वीर, उदार और भले व्यक्ति थे, लेकिन बाबर की तरह इतने कुशल सेनानी और निपुण शासक नहीं बन पाए। जो हुमायूं थे, बचपन में पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तलवारबाजी में निपुण थे, बट वो अकबर की तरह, सॉरी, अपने फादर बाबर की तरह नहीं थे। भारत में उनके राज अभिषेक से पहले 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में उन्हें बदख्त खां का सूबेदार नियुक्त किया गया। बदख्त खां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिनका नेतृत्व बाबर ने किया था। ओके, बाबर क्या कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे और वो ये सारे जो भी अभियान थे उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे बाबर, और ये पीछे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट एक दुखद घटना हुई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। अब एक कुछ लोग कहते हैं लंबी बीमारी के बाद हुई, कुछ कहते हैं कि हुमायूं को बचाने के लिए ही उनकी बीमारी बाबर ने अपने सर ले ली थी, तो उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, उस टाइम जो हुमायूं थे वो 23 वर्ष के थे, और 23 वर्ष के थे तो उनका राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। और बाबर अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही बाबर ने, जो उनका इतना बड़ा जो साम्राज्य था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अपने भाइयों को बांट देना, बांटने का भी उन्होंने निर्देश दिया था। अतः उससे क्या हुआ, अक्सरी को संभल, हिंदाल को मेवात और जो कामरान था उसको पंजाब की सूबेदारी मिली। अब जो साम्राज्य का इस तरह से जो उसको डिवाइड किया था, तो वो हुमायूं की जो कुछ भूलों में से ये भी एक उनकी बहुत बड़ी भूल हुई, जिसकी वजह से उन्हें अनेक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और आगे जाकर हुमायूं के जो भाई थे उनने उनका साथ नहीं दिया। वास्तव में अब विवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का विभाजन आगे जाके हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। हालांकि उसके जो प्रबल, जो मेन एनिमी थे, मेन दुश्मन थे, वो अफगान थे, लेकिन भाइयों का भी उन्हें सहयोग नहीं मिला। और हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां भी थी, कुछ पर्सनल कमजोरियां थी, जो उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी, यानी मेन उनके जो क्या कहते हैं, एनिमी या फिर अपोनेंट बने। फिर क्या हुआ, 23 साल की उम्र में हुमायूं उनके पिता के साम्राज्य पर, जो कि उनके पिता बाबर ने बनाया हुआ था, उस पर शासन करने लगे। उस समय उनको ज्यादा अनुभव तो था नहीं, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति से सभी परिचित थे। इसके बाद अफगान नायक शेरशाह और बहादुर शाह से उनकी कई लड़ाइयां हुई, जिसमें वे सफल रहे। लेकिन 26 जून 1930 को हुमायूं एवं शेरशाह की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। युद्ध में हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई।
अब इस युद्ध में हुमायूं की जान पे बनाई। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती का सहारा लिया। भिश्ती होते हैं जो उस टाइम पे पानी वगैरह पिलाते थे, उनको भिश्ती कहते थे। तो उसकी हेल्प से गंगा नदी को पार करके अपनी जान बचाई। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उनकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया। सोचो कितने दयालु थे, काइंड हार्टेड थे। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने क्या किया, शेरशाह सूरी, शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया। साथ ही अपने नाम के पुतवे खुदवाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। सिक्के वगैरह बनवाए और जगह जगह वो बोर्ड्स वगैरह जो लगते हैं वो खुदवे खुदवाए। अब शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया, सिंध चला गया। लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन जिया। इसी टाइम पे हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। आगे जाकर हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में रहे। उसके बाद 1545 ईस्वी में कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के पुत्र इस्लामा शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार करने का दोबारा से मौका मिल गया। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी को उसने ईरानी सेना की मदद से लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति में भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। ठीक है, पहले एशियन थी, फिर धीरे धीरे उसके आने के बाद ईरान भी उसमें शामिल होता चला गया, दोनों मिक्स होती चली। लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीम खां एवं तातर खां के बीच संघर्ष हुआ। लड़ाई हो गई भाई, युद्ध हो गया। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा, हुमायूं जीत गया। पूरा पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। सरेंद युद्ध के में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ईस्वी के अच्छे क्षणों में, अच्छे टाइम में एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं दोबारा से दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। अब दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद हुमायूं का दुर्भाग्य था कि वह अधिक दिनों तक वहां पे नहीं रह सके। 4 मार्च 1556 ईस्वी में दीन पनाह था, तो उसमें एक लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते टाइम हुमायूं की मृत्यु हो गई फिसलते हुए। या कहते हैं कि जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो नमाज का टाइम हो गया था और वो नमाज के लिए बैठने से उनका बैलेंस बिगड़ा होगा, वहां से गिरने से हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं गिरते पड़ते उन्होंने अपने जीवन से मुक्त हो गए। उसी तरह जिस तरह तमाम जीवन गिरते पड़ते चलता रहा, उनका जो भी लाइफ थी हुमायूं की गिरते पड़ते ही चलती रही, वैसे ही गिरते पड़ते वो इस दुनिया से चले गए। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। हुमायूं को अफीम खाने का शौक था। हुमायूं को पढ़ने लिखने का भी शौक था। उन्हें मैथ्स की अच्छी नॉलेज थी, फारसी उन्हें आती थी और क्या कहते हैं वो ज्योतिष विज्ञान में भी उन्हें काफी दिलचस्पी थी। ज्योतिष में भी विश्वास रखते थे और अफीम खाते थे। अब ज्योतिष में विश्वास रखते थे तो इसलिए उस सप्ताह में 7 दिन रंग बदल के कपड़े पहनते थे, ये नियम बनाए थे। मुख्यतः रविवार को पीला कलर पहनते थे, शनिवार को काला रंग और सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। जिस समय पहले देखो जहाँ टॉम है उनका, हुमायूं टॉम, वो देखते हैं उसके बाद।
ये हुमायूं का टॉम्ब है और ये आपका ताजमहल है। कहते हैं कि हुमायूं के टॉम्ब से ही ताजमहल को बनाने की प्रेरणा मिली। तो इनमें सिमिलरिटीज भी दिखी रही होंगी आपको। जिस टाइम हुमायूं की मौत हुई उस वक्त उनका पुत्र अकबर 13 या 14 वर्ष का जो लड़का था। हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उनका रक्षक बैरम खां को बनाया गया। तब हेमचंद सेना को लेकर दिल्ली आया और उसने मुगलों को वहां से भगा दिया। लेकिन हेमचंद की भी पराजय 6 नवंबर 1556 में पानीपत के मैदान में हो गई। इसके बाद अकबर के नेतृत्व में महान मुगल साम्राज्य का गठन हुआ। अकबर के बारे में ही बात करेंगे। अभी थोड़ी सी हुमायूं की कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं हुमायूं की एक राखी बहन भी थी। उनकी कहानी भी छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी, तो वो सुन लो। हुमायूं की राखी बहन की कहानी मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच एक यूनिक रिश्ते की है, जो रक्षाबंधन के पवित्र भाव को दर्शाती है। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की गुहार लगाई थी और हुमायूं ने उनकी रक्षा भी की थी। हालांकि वो खुद नहीं आ पाए थे, बट उन्होंने अपनी सेना भेजकर, और वो जो उनकी बहन थी रानी कर्णावती, वो राणा सांगा की विधवा थी। ओके, अब दूसरा फैक्ट ये है, हुमायूं नामा, ये मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की बेटी थी, उन्हें लिखा था। ये पुस्तक 1587 के आसपास यानी 16वीं सदी के अंत में लिखी गई थी। उनके भतीजे, और ये क्यों लिखी गई थी कि उनके भतीजे और सम्राट जो अकबर थे, उनके अनुरोध करने पर, और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। हुमायूं नामा में बाबर और हुमायूं के शासनकाल, पारिवारिक संबंधों और मुगल हरम की अंदर की दुनिया का वर्णन सब कुछ बताया हुआ है। तो ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी और सम्राट अकबर की बुआ। तो हुमायूं के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में आज हमने जाना। देखते हैं अब अकबर के बारे में भी आगे मैं अकबर की स्टोरी भी लेके आऊंगी, और भी शाहजहां है, औरंगजेब है जो फेमस, और सारे ही जिनकी जितना भी स्टोरी है मुगल में लास्ट तक, तो वो भी मैं एक एक करके सुनाऊंगी आपको। चलो, ओके, फिर बाय।